हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वही चैप्टर 1 का लेक्चर 2, ठीक है, जिसमें हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर क्या। उससे पहले मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस, गलत गलत नहीं लेते बेटे, हॉटनेस और कोल्डनेस मतलब गर्मी या ठंडी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, मेजर ऑफ हॉट, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर कम है तो कम गर्म है, लाइक ठंडा है, उस हिसाब से उस मेजर को क्या कहते हैं हम लोग? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स होते हैं कि मेजर जो कर रहे हैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर हमारे वजन की बात करें, जैसे कि 60 kg, किसमें मेजर कर रहे हैं हम लोग? केजी में। ठीक है, इसकी बात करें 15 सेंटीमीटर, किसमें मेजर कर रहे हैं? सेंटीमीटर। वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने की एक यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? देखो, जैसे कि आप लोगों के अलग अलग नाम है, ठीक है, बट आपका एक पर्सनल नाम भी है, एक्चुअल नेम है, ठीक है। जैसे कि अब मेरा नाम मान लीजिए अरशद है, मेरा नाम वही है, ओके, मेरा नाम है अरशद। मेरे अलग अलग दोस्त मुझे अलग अलग नामों से बुलाते होंगे, कोई एक नाम से बुलाता होगा, दूसरा कोई नाम से बुलाता है, घर में कोई और नाम से बुलाते होंगे, ऑफिस में कोई और नाम से बुलाते होंगे, बट मेरा एक्चुअल नेम क्या है? अरशद, राइट। तो उसी को कहते हैं एसआई यूनिट, जो हर जगह पहचान में आ जाए, वैसी यूनिट को कहते हैं हम लोग क्या? एसआई यूनिट। सिस्टमैटिकली इंटरनेशनल, आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है अभी, ओके। वो क्या है? टेम्परेचर की केल्विन है। किसमें मेजर करते हैं हम लोग? केल्विन में, ओके। तो कुछ अलग अलग यूनिट्स भी है जिसमें हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। कौन सी? सेल्सियस, या तो डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, या तो फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम लोगों को 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ इतनी जरूरत है केल्विन और डिग्री सेल्सियस की, फ़ारेनहाइट के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? केल्विन में अगर दिया हुआ होगा तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ऐड 273.15 अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं कि ऐड 273.15 को हम लोग छोड़ सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, टू सेल्सियस टेम्परेचर टू गेट केल्विन टेम्परेचर। अब मतलब क्या हुआ? जैसे कि अब मान लो मुझे एक 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब इसको अगर मुझे कोई कहे कि इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो, तो मैं क्या करूंगा? इसमें 273 ऐड कर लूंगा, तो मेरा जो टोटल टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 278 केल्विन में होगा। किसमें होगा? केल्विन में। समझे कि अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको 273 ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा केल्विन में टेम्परेचर। अगर उल्टा होगा, जैसे कि अगर केल्विन में दिया हुआ है तो उसमें से 273 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर। जैसे कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, मतलब सेल्सियस प्लस 273 विल बी केल्विन, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273 में 0 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? 273। 0.15 को आप लोग अप्रोक्सीमेट मान के इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। 25 डिग्री सेल्सियस, 273 में आप लोग अगर 25 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 298, जिसको हम लोग यूजुअली रूम टेम्परेचर कहते हैं। यूजुअली क्यों? बहुत सारे कॉमनली रूम टेम्परेचर इसको हम लोगों ने मान लिया है, अलग अलग रूम का अलग अलग हो सकता है, बट मोस्टली हम लोग मान के चलते हैं कि रूम टेम्परेचर जो है वो कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 298 केल्विन हो जाएगा अगर उसमें हम लोग 273 ऐड करेंगे तब, ठीक है। अब बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस की। 100 डिग्री सेल्सियस, आगे बढ़ेंगे 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, उसको एक पॉइंट कहते हैं, वो आगे बढ़ेंगे, अभी जानने की जरूरत नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 प्लस 100 करेंगे तो हो जाएगा 373। तो ये होगा हमारा सेल्सियस से केल्विन में जाने का तरीका। अगर मान लो कि आपको अगर 296 केल्विन दिया हुआ, कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस 273 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा ये 23 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा आंसर इन डिग्री सेल्सियस। डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है। अगर सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन पूछा है तो ऐड कर लीजिए, अगर केल्विन दिया हुआ है, सेल्सियस पूछा है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। मतलब ऐसे याद रखिए, सेल्सियस टू केल्विन जाना है, आगे जाना है तो ऐड करेंगे, पीछे आना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे आना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे जाना है तो हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? हम लोगों ने मैटर के 3 स्टेट्स पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब तीनों स्टेट में से क्या अपने आप को चेंज कर सकता है मैटर? अपने आप की स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे कि मान लो अब ये है, इसको अगर मैं हीट करता जाऊं,
तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा। पिघल के कौन से फॉर्म में आएगा भाई? आएगा ये वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि अगर आइस हो, आइस को अगर एक किसी में डाल देंगे यानी बोतल में डाल लो, अगर उसको हीट करेंगे तो क्या होगा? आइस पिघलते हुए पानी बन जाएगी। उसको और हीट करेंगे तो पानी उबलते हुए वेपर में बन जाएगा, राइट। उबलती हुई चाय में से धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि वो जो पानी था, पानी के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो क्या बन गए? वेपर मॉलिक्यूल बन गए। मतलब अपने स्टेट को चेंज कर लिया। कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज ड्यू टू दो चीजें, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर। अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब भी चेंज हो सकता है, अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तब भी चेंज हो सकता है, जिसके एग्जाम्पल्स हम लोग इधर देख सकते हैं। अच्छा, उसके एग्जाम्पल्स आगे देता हूं मैं। सबसे पहले ये देखिए कि अगर कोई सॉलिड है, क्या है? सॉलिड, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? वो मेल्ट हो रहा है। वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूं, राइट, पर वहां मैं पिघल गया उसको देख के। वैसे तो सॉलिड सख्त है, जैसे ही टेम्परेचर आया, ओह, मैं पिघल गया। पिघल के क्या हो गया? लिक्विड। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों याद रखिए। अब के हिसाब से मैं सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, प्रेशर की बात भी आगे करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब के हिसाब से सिर्फ टेम्परेचर की बात करता हूँ मैं, चलो ठीक है। टेम्परेचर कौन है? वो, ठीक है, मैं हूं सॉलिड। जैसे मैंने उसको देखा, पिघल गया। वैसे तो सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग, पिघलना। लिक्विड टू सॉलिड, अगर उल्टा बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड था जब तक उसके साथ था, जैसे ही वो गई क्या हो गया? सख्त लौंडा, सॉलिड बन गया। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फ्रीजिंग, समझे? सो क्या कहेंगे? ये क्या मेल्टिंग किसको कहेंगे? सॉलिड टू लिक्विड। फ्रीजिंग किसको कहेंगे? लिक्विड टू सॉलिड। अच्छा, अब लिक्विड टू गैस की बात करते हैं। लिक्विड से गैस बनने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। वेपर बन रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे वेपराइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब गैस से लिक्विड बनना उसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस होना मतलब मिल कम हो जाए, घुल मिल जाना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंडेंसेशन। अच्छा, अब कंडेंसेशन कैसे समझोगे? जैसे कि मान लो गैस में पार्टिकल्स कहां थे? बहुत दूर दूर थे। अब उनको नजदीक नजदीक लेके आएंगे तो क्या बनना शुरू हो जाएंगे? लिक्विड मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे, राइट, क्योंकि लिक्विड में थोड़ी कम गैप थी कंपेयर टू गैस। गैसेस को अगर नजदीक लाना शुरू करेंगे यानी कंडेंस करना शुरू करेंगे तो वो क्या बनना शुरू हो जाएंगे? लिक्विड बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, अच्छा, अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो तो वैसा भी हो सकता है कि सॉलिड बिना लिक्विड को टच किए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, राइट। सॉलिड बिना लिक्विड को टच किए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल आगे देता हूं, बहुत मस्त, जब सब्लिमेशन पढ़ेंगे तब, ठीक है। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। या तो अगर गैस से सॉलिड हो रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग डिपोजिशन, ठीक है। तो ये तीन स्टेट में हम हमारा जो मैटर है वो इंटरचेंज हो सकता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे या तीसरे से पहले में इंटरचेंज अपने आप को कर सकता है, ठीक है। किस तरह से? चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर से। अब इन दोनों का इफेक्ट क्या क्या है वो यहां देखते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जैसे ही जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मैंने कहा था आपको पिछले लेक्चर में कि टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर मुझे कोई ऐसे बैठा हुआ हूं, आग लगा दे तो क्या होगा? या तो कोई आपको बहुत बुरी बात कह दे, आग लगेगी, राइट, उस तरह की आग लगेगी, तो उसमें क्या होगा? आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाएगी, बहुत गुस्सा हो जाएगा, पकड़ के मार दो, ऐसा गुस्सा आएगा, तो एनर्जी बढ़ गई। कौन सी एनर्जी? उस गुस्से में आप लोग मूव करोगे, राइट, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ? अब मान लो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से आप किसी के आसपास नहीं रहोगे, उसका मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम हो गया, राइट, राइट, हुआ हुआ हुआ, राइट, हाँ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से आपकी स्पेस जो है सबके साथ क्या हो गई? बढ़ गई। इंटर पार्टिकल स्पेस जो है, मतलब पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस थी वो क्या होना शुरू हो गई? बढ़नी शुरू हो गई। तो उसमें क्या हुआ? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ड्यू टू दिस द इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीजेस, और उसकी वजह से हमारा स्टेट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कैसे होगा देखते हैं। अच्छा, अब अच्छा दो जैसे जैसे, अच्छा, कूलिंग में क्या होता है? टेम्परेचर कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और शांत हो जा भाई, शांत हो जा। क्या होता है देखो, अब होता क्या है? सबसे पहले कूल करने के लिए क्या होगा? एक दोस्त आएगा, ब्रो चिल, के होता है, दूसरा दोस्त आएगा, तीसरा दोस्त आके शांत करेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, गुस्सा कम हो जाएगा और मूवमेंट मेरा कम होगा।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, आके समझाएंगे राइट, मेरे नजदीक आके समझाएंगे, तो उसकी वजह से इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाएगी, मेरे नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। अच्छा, अब हो रहा क्या है, एक सॉलिड को जब हीट करेंगे इट विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड। जैसे कि अगर एक आइस पार्टिकल है, आइस कहाँ बनेगी, नेगेटिव टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर जो होगा वहां पे आइस बन रही होगी। अगर उसको बाहर लेके आएंगे रूम टेम्परेचर था 25, आइस का टेम्परेचर था नेगेटिव में, मतलब 0 मान लीजिए, 0 में था 25 पे लेके आ गया, टेम्परेचर बढ़ा, तो आइस जैसे हाथ पे रखोगे क्या होगा, पानी बनना शुरू हो जाएगी। हाँ, होगी। तो जैसे हीट किया हम लोगों ने, क्या हुआ, सॉलिड टर्न टू लिक्विड। अब लिक्विड क्या होगा, अगर उसको भी हीट करेंगे, जैसे कि अगर एक किसमें भगोने में डाल के जलाया, पानी को या दूध को हीट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें से धुआं निकलता है, दैट इज व्हाट, वेपर। तो जैसे लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, गैस। उसी तरह अगर कूल करेंगे तो गैसेस विल गेट कूल टू लिक्विड्स, मतलब गैस को अगर कूल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड में बन जाएगा। अगर लिक्विड को भी कूल करेंगे, मतलब पानी को लेके जाके रेफ्रिजरेटर में रख दो, क्या हो जाएगा, वो आइस बन जाएगा, यानी सॉलिड बन जाएगा। तो हीटिंग से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता है, कूलिंग से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनता है। ठीक है, समझे, इजी। ओके, चलो सर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सॉलिड टू लिक्विड उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। क्या कहते हैं उसको, फ्यूजन और मेल्टिंग। अच्छा, अभी होता कैसे फ्यूजन और मेल्टिंग, क्या है, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि आप स्टेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, किसका, सॉलिड से लिक्विड का। अब एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है, उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एक कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब हीट लेने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले हीट मिल रही थी हमें, हीट के बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, स्टेट का चेंज हो रहा था। अब स्टेट चेंज होने के टाइम क्या होगा, एक पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जो कि कांस्टेंट होगा, उस टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा, यानी आइस विल बी गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर। तो मतलब उस टेम्परेचर पे आइस भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, कन्वर्जन हो रहा है, राइट, क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, आइस भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है उस एक टेम्परेचर पर। उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड और लिक्विड। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, किसकी, वाटर की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस। किसकी, वाटर की। ठीक है, वाटर कब आइस में कन्वर्ट होगा, यानी सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस में 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको रख देंगे तो वो सॉलिड वाला जो है लिक्विड में कन्वर्ट, यानी आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो सकती है, वाटर जो है आइस में कन्वर्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक कॉमन टेम्परेचर है जहां पे दोनों रह सकते हैं, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड विल बी चेंजिंग टू लिक्विड, उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर जो है, राइट, आसपास जो एयर है उसकी वजह से, उसकी वो प्रेशर की वजह से अगर एक सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं। अच्छा, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। अब हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ, बिना हीट किए, टेम्परेचर चेंज किए बिना स्टेट में चेंज आ गया। अच्छा, अब हीट करने से क्या होता था, हीट करने से ऐसा होता था कि स्टेट में चेंज आता था, राइट, हीट कर रहा हूं स्टेट में चेंज आता था। तो देखो, जनरली ऑन हीटिंग टेम्परेचर राइजेस, ड्यूरिंग फ्यूजन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो हमें पता था कि टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कब, फ्यूजन के टाइम, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। ओके, वो क्यों होता है, दिस हीट, जो हीट हम लोग दे रहे थे, हम लोग ऑब्वियसली हीट दे रहे थे, राइट, हम लोग हीट दे रहे हैं, बट एक ऐसा ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हीट तो मिल रही है बट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ही हीट देते हैं टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, या तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली हीट जैसे ही मिलेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्यों, क्यों, उस टाइम पे जो हीट मिल रही थी, जो हीट मुझे मिल रही थी वो किस में यूज हो रही थी। एक पॉइंट पीछे वाले लेक्चर की तरफ लेके चलता हूं, इससे पहले उसमें हम लोगों ने कहा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, सॉलिड में बहुत ज्यादा, लिक्विड में थोड़ा सा, गैसेस में बहुत कम। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, राइट, किसमें, सॉलिड में ज्यादा था।
अब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने के टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी कम करना पड़ेगा, तो वो जो हीट अब्सॉर्ब होती है राइट, तो वो यूज हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। जो हीट एक्स्ट्रा हीट मिलने से टेम्परेचर राइज होना चाहिए था, अब राइज होने की बजाय टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हीट मिल रही थी वो हीट मैं किस में यूज कर रहा हूं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करने में यूज कर रहा हूं, यानी सॉलिड में ज्यादा था इसलिए उसको कम करने में यूज करके लिक्विड बन रहा हूं। उस टाइम वो हीट को, जो एक्स्ट्रा हीट यानी हिडन हीट जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं यानी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, उस हीट को हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझे? सॉलिड से लिक्विड बनते टाइम हीट मिल रही थी, ठीक है, तो टेम्परेचर राइज होना चाहिए था, बट टेम्परेचर राइज होने की जगह टेम्परेचर क्या हो रहा था? कांस्टेंट रह रहा था। अब वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों रह रहा था? क्योंकि उस टाइम पे जो हीट मुझे मिल रही थी वो हीट को मैं क्या कर रहा था? वो हीट को मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के लिए यूज कर रहा था। उस हीट को, हिडन हीट को कहेंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे कि दिस हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द सॉलिड टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट, यानी हिडन हीट भी कह सकते हैं, एज देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर। तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये भी है, एक -4 डिग्री सेल्सियस की आइस है, ठीक है, जैसे मैंने हीट दिया तो क्या हुआ? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, -4 से -2 बढ़ रहा है, ऑब्वियसली माइनस में कम होने का मतलब बढ़ रहा है, तो -2 डिग्री सेल्सियस। और हीट दिया मैंने तो 0 डिग्री सेल्सियस आया। अब आइसी है, अब तक क्या है? आइसी। अब और हीट दूंगा तो टेम्परेचर वही रहेगा, बट आइस विल बी कन्वर्टेड टू वाटर। तो यहां पे जो एक्स्ट्रा हीट मिली, दिस हीट इज नथिंग बट लेटेंट हीट, हिडन हीट, व्हिच इज यूज्ड टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम करने के लिए जो हीट यूज होगी उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर वाटर का बढ़ता जाएगा और वो गर्म होता जाएगा, ठीक है। तो लेटेंट हीट का एक ये डेफिनेशन लिखने की जगह इतना लंबा सा एक लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। ये मेंशन करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कितनी हीट रिक्वायर्ड है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ये डेफिनेशन सिंपल है, लिख सकते हो, ये समझने के लिए था, ठीक है। ओके, डेफिनेशन क्या है इसकी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert 1 kg of solid into liquid at melting point, melting point पे उसको हम लोग कहते हैं latent heat of fusion, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिक्विड टू गैस और वेपर, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेपराइजेशन और बॉइलिंग। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ओके। तो अब व्हाट इज वेपराइजेशन? सिंपल, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, इधर भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया भाई, वहां पे भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर था, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? मेल्टिंग पॉइंट। यहां पे भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड जो था वो गैस में कन्वर्ट, आग बबूला होकर गैस निकल रही है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड विल बी चेंजिंग इनटू गैस, उसको कहते हैं हम लोग क्या? बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड टू लिक्विड को मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड टू गैस को बॉइलिंग पॉइंट, समझे? ओके, जैसे अब उसमें क्या हो रहा था? उसमें ये हो रहा था कि सॉलिड में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कंपेयर टू लिक्विड, तो इसके लिए जो हीट आ रही थी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज कर रहा था। यहां भी वैसा ही होगा, लिक्विड में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कंपेयर टू गैसेस, तो यहां पे भी जो एक्स्ट्रा हीट होगी, वो जो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा हीट, हिडन हीट आ रही होगी, वो ऑब्जॉर्ब करके क्या करेगा? अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता जाएगा, वो हीट कम करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। जनरली ऑन हीटिंग टेम्परेचर राइजेस बट ड्यूरिंग वेपराइजेशन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। वही हो रहा था उसमें भी, फ्यूजन में। ओके, दिस हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय लिक्विड टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट? क्यों? क्योंकि लिक्विड में जो है कंपेयर टू गैसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? ज्यादा होने की वजह से ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा हीट आ रही थी उस टाइम पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वो हीट जो है मैं यूज कर रहा था, क्या करने के लिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। उस हीट को मैं क्या कहूंगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहूंगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट एज देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर, समझे? ओके, अब इसी को सिंपल नॉर्मल डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ लिक्विड to get converted into gas
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट, ये मेंशन करना ज्यादा जरूरी है। एट बॉइलिंग पॉइंट उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझे? अगर आप लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझा होगा तो वेपराइजेशन भी इजीली समझ लिया होगा। ठीक है, तो एक और बार अगर समझ नहीं आया होगा तो एक और बार बोलता हूं। देखो क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस जाते टाइम क्या होगा, फेज चेंज यानी स्टेट एक से दूसरे में चेंज करते टाइम क्या होगा, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? उस टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वो यूज करेंगे अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज होना होगा तो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कंपेयर टू लिक्विड, तो कम करने के लिए मैं वो हीट यूज कर लूंगा। या तो अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होना है तो फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू गैसेस लिक्विड में ज्यादा है, तो वो कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, वो हीट को यूज कर लूंगा। वो जो छुपी हुई हीट होगी, अगर वो सॉलिड टू लिक्विड में है तो उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर वो सॉलिड लिक्विड टू गैस में है उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझे? ओके, चल आगे बढ़े। डन। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस 300 केल्विन और 573 केल्विन। चलो भाई देखते हैं। 300 केल्विन क्या करना होगा, 300 माइनस 273, राइट? अगर करेंगे हमें सेल्सियस में मिल जाएगा। उल्टा आने के लिए मैंने कहा था, देखो यही कहा मैंने, यहां तो अगर सेल्सियस से केल्विन जाना है प्लस करेंगे, केल्विन से सेल्सियस में आना है तो माइनस करेंगे। तो अब यहाँ कहाँ आ रहे हैं हम लोग, हम आ रहे हैं केल्विन से सेल्सियस में, तो माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा ये, कितना 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 573 अगर बात करें, 573 माइनस 273 ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। समझे? ओके, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है, कब, at 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर बात करो, देखो अगर याद रखो वाटर की अगर मैं बात करूं बिलो और at 0 डिग्री सेल्सियस वो क्या रहेगा, आइस रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे या तो उससे नीचे यानी माइनस में वो रहेगा आइस यानी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अगर अबव और at 100 डिग्री सेल्सियस वो बन जाएगा गैस यानी वेपर फॉर्म में। ठीक, ओके, तो अब ये क्या है 250, 100 से ज्यादा है, 100 ही है, तो दोनों टाइम पे फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगी, वो हो जाएगी वेपर। क्या हो जाएगी, वेपर। समझ आया? गैस बिलो या 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होगा, अबव या 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस यानी वेपर होगा, तो ये दोनों 100 से ज्यादा है इसलिए दोनों टाइम पे वेपर ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच हैज मोर एनर्जी, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस? देखो एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी, जिसके पास हीट ज्यादा होगी। क्यों? देखो सिंपल वर्ड्स में हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर आपके पास गुस्सा ज्यादा होगा तभी आपके पास एनर्जी ज्यादा होगी, राइट? नॉर्मल टाइम पे आपकी एनर्जी थोड़ी कम होगी, जब गुस्सा होगा आपको बहुत एनर्जी मिल जाएगी। सिमिलरली तो हीट यानी गुस्सा, मान लीजिए गुस्सा इज नथिंग बट हीट। ठीक है, तो हीट ज्यादा मिलने पर क्या होगा, एनर्जी हमारी ज्यादा होगी। तो अब इन दोनों में से वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस किसकी हीट ज्यादा होगी? ऑब्वियसली आइस की कम होगी 0 पे, वाटर की ज्यादा होगी। अब आप कहेंगे सर दोनों तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसे ज्यादा हो सकती है? ऐसे बेटा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस के पास मान लीजिए कि एक्स हीट है, बट जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी तो एक्स्ट्रा हीट भी तो ऑब्जर्व करेगी, राइट? जिसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से पढ़ा था हम लोगों ने। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके लिए था? आइस टू वाटर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसके लिए था? वाटर टू वेपर। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए पहले तो आइस के पास सिर्फ एक्स थी हीट, अब आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एक्स तो है, उसके बाद एल भी आ जाएगी, यानी लेटेंट हीट को एल लिख रहा हूं मैं। तो एक्स्ट्रा हीट किसके पास है? वाटर के पास। तो एनर्जी ज्यादा किसके पास होगी? वाटर के पास। तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज मोर एनर्जी एज इट आल्सो अब्सॉर्ब द लेटेंट हीट गिवन टू आइस टू चेंज वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी? वाटर। सिंपल। ओके, नेक्स्ट, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? अच्छा, बॉइलिंग वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, स्टीम होती है मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे। बॉइलिंग वाटर कब होता है? 100 पे,
स्टीम होती है मोर देन 100 पे। अच्छा, अब बॉइलिंग वाटर मतलब कौन सा स्टेट? लिक्विड। इसके पास कितना टेम्परेचर है? 100। स्टीम ऑब्वियसली 100 से ज्यादा होगा और हीट भी इसकी ज्यादा होगी। मान लीजिए कि 100 ही है, ठीक है, 100 ही है मान लेता हूं, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस ही है मान लेता हूं, बट हीट कंपेयर टू वाटर स्टीम में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्टीम बनने के लिए उसको एक्स्ट्रा हीट की जरूरत पड़ेगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बेटा हाँ सर, हम लोगों ने यही पढ़ा है, कितने बार कहोगे सर कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है क्या? ये होता है कि एक्स्ट्रा हीट जो अब्सॉर्ब कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, उसको कहते हैं सर। हम समझ गए सर, आगे बढ़िए। हाँ, तो स्टीम के पास एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो उसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब वो ज्यादा जलाएगा, ज्यादा बर्न होगा। ठीक है, तो हु प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स? स्टीम। As compared to boiling water, it is observed that steam produces more severe burns. Since as the steam changes into boiling water, it releases heat of condensation, which is equivalent to latent heat of vaporization, results in more severe burning. तो ज्यादा हीट होने की वजह से ज्यादा बर्निंग उसमें प्रोड्यूस होगी। जो एक्स्ट्रा हीट होगी कौन सी होगी? लेटेंट हीट, जो स्टीम के पास होगी कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। ठीक है, हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? उसी की क्वेश्चन की। इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इज हाई, देन व्हाट स्टेट डू यू एक्सपेक्ट इट टू बी एट रूम टेम्परेचर? सिंपल चीज देखो, सबके पिघलने का अलग अलग टाइम होता है। लाइक मान लो आपको कोई गुस्सा दिला दे, तो आप क्या कहोगे? आपको कोई गुस्सा दिलाया, बट आपका दोस्त आके समझाया, छोड़ भाई होता रहेगा, इट्स ओके चिल। आप कहते हैं नहीं ब्रो, एवरीवन हैज अ लिमिट, राइट? तो एवरीवन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट, हर ऑब्जेक्ट की मेल्टिंग पॉइंट होगी। जैसे कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कुछ मान लीजिए 100 है, मेरी मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए कुछ 1000। तो अगर रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो ये क्या है? ये यही है, सॉलिड था सॉलिड ही है, मैं सॉलिड था सॉलिड हूं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट का स्टेट से लेना देना नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, तो उससे स्टेट का क्या लेना देना है? उससे स्टेट का लेना देना नहीं है। रूम टेम्परेचर पे जो था वो रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट जब आएगी तो अपने आप चेंज होगा, नहीं आएगी तो चेंज नहीं होगा, सिंपल। तो मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड मेल्ट्स, चेंज इनटू लिक्विड। सो इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाई, देयर वोंट बी एनी चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्यों? मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करती है कि वो कब मेल्ट होगा। इससे थोड़ी पता चलेगा कि वो इतने डिग्री सेल्सियस पे कौन से स्टेट में होगा। अच्छा, राइट, डिफाइन नहीं होगा, राइट? हाँ, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्लिमेशन, हाँ, सब्लिमेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। क्या? सब्लिमेशन इज नथिंग बट, सब्लिमेशन क्या है भाई? बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ कहो। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन इज नथिंग बट चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने वाला। जैसे कि आप लोग घर में कैम्फर रखते हो, किसमें? कबर्ड्स में, राइट? कपड़ों के पास रखते थे पहले, अब नहीं रखते, अब फ्रेशनर रखते हैं। तो क्या होगा? कैम्फर एक क्यूब्स के फॉर्म में आता था, उसको रखते थे, तो उसकी वजह से जो है वो गैस वेपर फॉर्म में बनके कपड़ों के आसपास गंदगी फैलने या बेड बग्स वगैरह वगैरह वो चीजें आने नहीं देता था, उसको रोकता था। तो मतलब क्या हो रहा था? उधर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? वो स्टेट चेंज को हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, तो एग्जांपल, हीटिंग ऑफ आयोडीन क्रिस्टल, आयोडीन के क्रिस्टल आते थे, उसको अगर हीट करेंगे तो डायरेक्टली वो गैस फॉर्म में यानी लिक्विड में गए बिना डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। या तो मॉथ बॉल्स यानी मेड ऑफ नैफ्थलीन यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट क्लोथ्स, क्लोथ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मैंने कहा कैम्फर, मॉथ बॉल्स यानी नैफ्थलीन से बने हुए कैम्फर्स वो यूज कर रहे थे। ठीक है, वो क्या होंगे? सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अच्छा, अब देखा हम लोगों ने टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा था। टेम्परेचर जैसे बढ़ाया तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो रहा था, जैसे ही घटाया गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो रहा था, ये हो गया। अब प्रेशर की बात करते हैं। अब व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड, अच्छा देखो सुनो सुनो सुनो, अब प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? अब मेरे ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मैं सुकड़ता जाऊंगा, राइट, दबता जाऊंगा। दबने की वजह से क्या होगा? मेरे जो पार्टिकल्स थे दूर दूर जो ऐसे थे, ऐसे आ गए। अब ऐसे आने का मतलब क्या हुआ? तो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस जो है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो मतलब प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? पार्टिकल्स के बीच की स्पेस कम होगी, स्पेस कम होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब ज्यादा होने की वजह से वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनता जाएगा। देखो देखो देखो,
when a high pressure is applied to a gas it gets compressed into a small volume and when we also lower its temperature। अच्छा, साथ में टेम्परेचर को भी लोअर करना पड़ेगा। क्यों? देखो अब क्या होगा, मान लो ये गैस है, गैस को मैं दबा रहा हूं, ठीक है, ये गैस है, गैस को मैं क्या कर रहा, दबा रहा था। तो गैस क्या है, अपने आप को कहां भी फिट करने वाला है। अब दबाते दबाते अगर मैं इसका टेम्परेचर भी कम कर दूं तो क्या होगा, पहला तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वो क्या करेगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बढ़ने की वजह से वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता हुआ आएगा, और प्रेशर भी बढ़ने की वजह से क्या होगा, और नजदीक जाने की वजह से जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर उसका कूल करते रहेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, एंड वी आल्सो लोअर द टेम्परेचर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेस। टेम्परेचर कम करते रहेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होती रहेगी, मतलब और नजदीक आते रहेंगे वो, ड्यू टू विच द गैस गेट्स लिक्विफाइड, गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर लिक्विड को भी सेम चीज करेंगे, सो वी कैन से दैट गैसेस कैन बी लिक्विफाइड टर्न इनटू लिक्विड्स बाय कंप्रेशन और कूलिंग, कूलिंग करने से या कंप्रेस करने से। फिर अगर लिक्विड को भी करेंगे, यानी टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो वो भी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कब होगा, जब प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे। याद रखना है, प्रेशर इंक्रीज करने से और टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रेशर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से साथ साथ होना चाहिए, तब जो है हमारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस, ये एक एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है? चलो देखते हैं। When carbon dioxide gas is compressed under high pressure, the particle gets closer together and eventually turn into solid. अब क्या हुआ, लिक्विड बने ही नहीं भाई, डायरेक्टली सॉलिड। पार्टिकल को मैं कंप्रेस कर रहा था, करते करते उसका, और अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर क्या था, हाई था, टेम्परेचर बहुत कम था, तो उस टाइम क्या हुआ, गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जो था एट हाई प्रेशर कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड। तो उसी को कहते हैं हम लोग ड्राई आइस। ड्राई आइस आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो ऐसी आइस होती है। देखो ड्राई आइस में क्या होता है, नॉर्मल आइस क्या होगी, जैसे आप लोग हाथ पे रखेंगे वो क्या होगी, पानी में कन्वर्ट होगी पहले, बट ड्राई आइस अगर हाथ पे रखेंगे तो उसमें से धुआं निकल रहा होगा। हाँ, आप लोगों ने ये देखा होगा, राइट, थोड़ी आइस ऐसी होती है जिसमें से धुआं निकलता होगा, तो वो होती है हमारी ड्राई आइस। यानी ड्राई आइस सॉलिड से जो है डायरेक्टली क्या होगी, गैस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, कब, जब प्रेशर हाई रहेगा तब। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, व्हेन द प्रेशर ऑन सॉलिड CO2 इज रिड्यूस्ड, मतलब अगर उस पे से प्रेशर निकाल दूं तो क्या होगा, वो सॉलिड से फिर से गैस हो जाएगी। इसी वजह से उसको ऊपर रखने से क्या होता, गैस यानी धुआं उसमें से निकलता है। सॉलिड विल बी कन्वर्टिंग टू गैस। देखो आप लोगों ने शादी वगैरह में भी देखा होगा, फॉग एंट्री हो रही है, राइट, शादी में, फंक्शंस में वगैरह वगैरह, दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं हाथ पकड़ के, मैं नहीं, मैं मेरे वाइफ के साथ जा रहा हूँ, अभी नहीं हुआ, ठीक है, होगा तब आप लोगों को बुलाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो अब क्या है, ऐसे पकड़ के जा रहा हूँ वाइफ के साथ, तो साइड से क्या हो रहा है, फॉग एंट्री, फुल मस्त मजे में। क्यों होता है, क्योंकि देखो क्या हुआ, उस कैंस के अंदर, ठीक है, ड्राई आइस को फुल कंप्रेस करके रखा था, तो मतलब क्या हो गई थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। जैसे उसको छोड़ा तो क्या हुआ, जैसे ही प्रेशर ऑन सॉलिड CO2 इज रिड्यूस्ड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या हुआ, इट टर्न्स टू बी गैस अगेन, इट विल रैपिडली कन्वर्ट इनटू गैस। उस वजह से वो फॉग जो है डेवलप होता है, पासिंग थ्रू द लिक्विड, पास विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, यानी सॉलिड CO2 से लिक्विड सॉलिड गैस, यानी गैस में कन्वर्ट होना, सॉलिड CO2 से गैस CO2 में कन्वर्ट होना एट लो प्रेशर। प्रेशर जब लो करेंगे तो वो सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। अगर वही गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसको कहते हैं हम लोग डिपोजिशन, सिंपल। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है भी है, क्यों ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज इट डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, अ प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। पता है, दिस यूनिक बिहेवियर इज इन कॉन्ट्रास्ट टू रेगुलर आइस। कॉन्ट्रास्ट मतलब बदला हुआ, अलग है, किससे, रेगुलर आइस यानी वाटर आइस है, which melts into liquid before turning into which turns into liquid before turning into a gas। गैस में कन्वर्ट होने से पहले ये लिक्विड में जाएंगी। नॉर्मली हम अगर फ्रिज की आइस निकाल के देखें तो, बट
ये जो एब्सेंस ऑफ लिक्विड फेज है ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस, उस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस। इस आइस को क्या कहते हैं हम लोग, ड्राई आइस, क्योंकि पानी का कतरा कतरा भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा था यही 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 यही, नहीं नहीं, यही यही। कब, जब प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, तो गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, देखो देखो देखो, गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर वी कैन लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैस। सिंपल। अगर आप समझ गए होते तो यहाँ पे आंसर इजीली कर देते। राइट, डन, हमने कर दिया सर, हाँ अच्छी बात है बेटे। चलो नेक्स्ट। What happens when we apply pressure to the particles of matter? क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे वो क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और इंटर पार्टिकल स्पेस यानी पार्टिकल के बीच की स्पेस जो है वो कम हो जाएगी। वही देखते हैं, when we apply pressure to the particles of matter then the particles come closer to each other, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो गई, because the pressure is force applied पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, मतलब प्रेशर बढ़ाने से फोर्स भी बढ़ेगा। सो द फोर्स अप्लाइड ब्रिंग्स द पार्टिकल क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल्स को नजदीक नजदीक लेके आएंगे, तो वो फोर्स बढ़ने की वजह से पार्टिकल नजदीक आएंगे, यानी प्रेशर बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा, अल्टीमेटली ये है पार्टिकल्स नजदीक आना शुरू हो जाएंगे। तो ये होगा अगर हम पार्टिकल के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एवापोरेशन। हाँ देखो, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि लिक्विड से अगर गैस में जाना है तो हम लोगों को 100 डिग्री सेल्सियस पे तो रीच होना पड़ेगा, तभी लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड बिना 100 डिग्री सेल्सियस गए गैस में कन्वर्ट हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इवापोरेशन कहते हैं। अब क्या है इवापोरेशन, जैसे कि अब ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अब सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, राइट। अब क्या होता है देखो, हर किसी की अलग अलग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट, राइट, गैस बनने की क्षमता या अलग अलग लिमिट होती है। वैसे अब यहाँ पे जो सरफेस पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनकी कुछ अलग लिमिट होगी, तो उनको जैसे ही थोड़ी सी भी हीट मिलेगी, राइट, उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, उनको जैसे थोड़ी सी भी हीट मिलेगी वो क्या करेंगे, वो अपने आप को एस्केप कर लेंगे, मतलब वेपर में कन्वर्ट कर लेंगे। बट नीचे वाले पार्टिकल्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर था पहले से कम था। मतलब मान लीजिए कि आपको एग्जाम में कुछ मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको आ रहे हैं मार्क्स आउट ऑफ 100 30, एक आपका दोस्त है उसको आ रहे हैं 10, या मान लीजिए 0, 10 और 0 30, 10 एंड 0। अब पास होने के लिए किसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली इसको, उसके बाद इसको, और सबसे कम इसको, राइट। 35 इज पासिंग, राइट, हाँ ओके। तो अब क्या होगा, थोड़े से मार्क्स से ये पास हो जाएगा, वैसा ही होता है। थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर मिलेगा किसको, सरफेस वालों को, तो वो गैसेस बन जाएंगे, समझे। इसको कहते हैं हम लोग क्या, एवापोरेशन। मतलब विदाउट गोइंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, गैस सॉलिड लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एवापोरेशन। जैसे कि रीजंस क्या क्या है, particles of matter have different kinetic energies, some particles at the surface of liquid have greater kinetic energy, उनकी kinetic energy ज्यादा रहती है, मतलब बहुत जल्दी जाना चाहते हैं, मतलब सिर्फ 5 मार्क्स की जरूरत है, 5 मार्क्स मिल गए तो मैं पास हो जाऊंगा, वैसे थोड़ा सा मिला निकल गया, वैसा एनर्जी देन दी अदर पार्टिकल्स, ग्रेटर होगी किसकी, सरफेस वाले पार्टिकल्स की। तो इस वजह से दिस सरफेस पार्टिकल्स आर एबल टू ओवरकम दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके पास जो फोर्स ऑफ, देखो एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं, चलो। अब ऊपर जो होंगे उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगा रहा है, सिर्फ नीचे वाले पार्टिकल्स ऐसे, बट बीच में जो होंगे उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगा रहा है, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उतना ज्यादा प्रेशर होगा, तो उस वजह से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने से उनकी एनर्जी जो है कम हो जाएगी। बट सरफेस वालों को कम लग रहा है, सिर्फ थोड़े पार्टिकल्स लगा रहे हैं,
तो उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तो इसीलिए कम हीट मिलने पर भी ये क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एवापोरेशन। ठीक है, तो इस वजह से एवापोरेशन को हम लोग सरफेस फिनोमिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरफेस फिनोमिना, मतलब सिर्फ सरफेस पे होने वाला फिनोमिना, प्रोसेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवापोरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जो पसीना आ रहा है वो स्वेटिंग, ऐसे फैक्टर्स, वो एग्जांपल बाद में समझाता हूं पसीने का। देखो फैक्टर्स देख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, क्या क्या है फैक्टर्स जो एवापोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आजकल का मौसम कैसा है, ठंडा शांत मौसम है, राइट। तो जिसमें क्या है, हल्की सी, ओस भी नहीं कह सकते, नमी, नमी है, ठीक है, क्या कह सकते हैं, नमी है, किसमें, मौसम में। अब नमी होने की वजह से ठंडा ठंडा फील होता है हमको। क्यों ठंडा फील होता है, क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से कोल्ड है, मतलब उनके पास हीट कम है, बहुत कम है। अगर हीट कम है उनके पास, किसके पास, एयर पार्टिकल तो अब यहाँ सरफेस पे जो पार्टिकल्स थे वो निकलना चाह रहे थे, राइट। तो जो एयर के पार्टिकल्स थे वो क्या करेंगे, भाई पहले हम ही भीगे हुए, तू कहाँ आके भिगेगा, चल चला जा। तो एवापोरेशन को क्या कर देंगे वो लोग, कम कर देंगे। देखो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। वाटर वेपर्स कितने होंगे एयर में, यानी ठंडे ठंडे वाटर वेपर्स, यानी गैस मॉलिक्यूल। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, पहले से ही वो ठंडा ठंडा, यानी नॉर्मली ठंडा ठंडा लग रहा है, तो जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे उनको तो आने नहीं देंगे, राइट। द रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीजेस, वो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, क्लोथ डज नॉट ड्राई इजीली इन विंटर, ऑब्वियसली, राइट। ऐसे मौसम में अगर हम लोग कपड़े सूखने के लिए डाल दे तो वो जल्दी सूखेंगे नहीं, ठीक है। किस वजह से होता है वो, एवापोरेशन की वजह से ही होता है। मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ने से एवापोरेशन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, कुछ और देखते हैं कि एवापोरेशन को और कौन कौन क्या क्या कर सकता है। विंड, अच्छा आप ही कहिए, विंड की वजह से क्या होगा, एवापोरेशन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। क्यों, देखो क्या होगा, अब सरफेस है, सरफेस से पार्टिकल निकलना चाह रहे हैं, उससे पहले ऊपर वाले पार्टिकल जो है, वाटर पार्टिकल्स ठंडे ठंडे, उसको हवा आई और लेके चली गई, तो ये निकल सकते हैं, राइट, रोकने वाला कोई नहीं है। वैसा ही हो रहा है, देखो द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, विंड के साथ साथ ये चले जाएंगे, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर सराउंडिंग, मतलब यहाँ वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ के निकल सकते हैं, यानी एवापोरेशन हो सकता है। तो इस वजह से विंड के इंक्रीज होने से एवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज होगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप लोग पोछा मार के घर को बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा, क्या आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस तक किया क्या, नहीं, बट वापस आने पर क्या होगा, वापस आने पर ये देखेंगे कि जो आपका फ्लोर था चकाचक सूख गया है। क्या हुआ, उधर उधर हुआ एवापोरेशन। वेट फ्लोर गेट्स ड्राइड क्विकली व्हेन फैन इज ऑन। अगर फैन को ऑफ भी रखेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये, अच्छा यहाँ फैन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि विंड की बात कर रहे हैं। अगर फैन को ऑन करेंगे तो जल्दी सूखेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे जो मॉइस्चर होगा वो आगे लेके जाएगा, तो वहां से एवापोरेशन इजीली हो जाएगा, यानी सरफेस से पानी इजीली निकल जाएगा। समझे, समझे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीजेस एवापोरेशन, कैसे। अब मान लीजिए एक कप ऑफ टी लाके रखा हूं, एक सॉस मिला के टी रखे, ठीक है, तो किसका एरिया ज्यादा है, ऑब्वियसली कप का इतना ही है, सॉस का इतना। तो अब अगर देखें सरफेस एरिया ज्यादा है तो मतलब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल सकते हैं सरफेस से, इसमें से कम, तो मतलब इसमें जल्दी ठंडा होगा कंपेयर टू दिस वन, तो इसमें ज्यादा इवापोरेशन हो रहा है कंपेयर टू दिस वन। तो इसीलिए एज द एरिया इंक्रीजेस मोर पार्टिकल्स ऑन द सरफेस एंड मोर इज द इवापोरेशन। ज्यादा पार्टिकल्स अगर निकलेंगे तो ज्यादा इवापोरेशन होगा, सिंपल। इवापोरेशन क्या है, सरफेस से पार्टिकल्स का निकलना, बाहर जाना, उसको कहते हैं इवापोरेशन। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वहां से इवापोरेशन क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स ऑन फॉर ड्राइंग, अच्छा देखो, अगर आप लोगों को कपड़े सूखने डालने, क्या करेंगे, पूरा मदो तोड़ मरोड़ के ऐसे करके डालेंगे क्या, नहीं, पूरा खोल खाल के आराम से ऐसे खोल के डालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तब जो है उसमें से इवापोरेशन ज्यादा होगा। अगर आप ऐसे बंद करके डाल के आ जाएंगे तो आपकी अम्मी आपको कूट देगी, ठीक है, हाँ, इसलिए ऐसा मत डालिए। आप अम्मी को भी समझाइए कि ऐसा क्यों होता है कि कपड़े खोल कर डालते हैं, इवापोरेशन क्या होता है उधर ज्यादा होता है, सरफेस एरिया बढ़ने से इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। सो पुटिंग क्लोथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। टी गेट्स कूल्ड क्विकली व्हेन केप्ट इन सॉसर देन इन कप। सॉसर में रखेंगे तो जल्दी ज्यादा कूल होगी और कप में रखेंगे तो कम कूल होगी, लेट कूल होगी, कम नहीं लेट कूल होगी। चलो
टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ेगा। कैसे कैसे कैसे? टेम्परेचर के बढ़ने से क्या बढ़ रहा था? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो सरफेस पार्टिकल्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, राइट। अब देखो मान लो नीचे काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे क्या करेंगे? भाई 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 बहुत जल रहा है, तो ऊपर जाएंगे, तो मतलब सरफेस पे पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे, तो सरफेस से पार्टिकल्स ज्यादा निकलेंगे, उसका मतलब क्या है? इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स ड्राई इजिली इन समर, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो इसीलिए कड़क धूप में हम लोग क्या करते हैं? कड़कती धूप में कपड़ों को सूखने डालते हैं, इजीली जल्दी सूख जाते हैं। समझे? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग? कैसे? अच्छा, ये चीज बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है। मतलब जहां से, जिस सरफेस से भी इवेपोरेशन होता है, राइट, सरफेस पे जहां से इवेपोरेशन हो रहा है वो जगह कूल हो जाएगी। क्यों? सॉरी, जैसे आप लोग स्वेटिंग, ठीक है, जैसे पसीना आएगा, ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है? इधर मुझे पसीना आ रहा है, देखो इधर पसीना आ रहा है, तो मुझे ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है? वो पॉइंट जो है वहां ठंडा ठंडा लग रहा है, कूल फील हो रहा है। या तो आप अगर परफ्यूम मारेंगे, राइट, तो परफ्यूम क्या होगा? जैसे लगा, परफ्यूम इज अ वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड मतलब बहुत जल्दी वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे लगाया तो वो जगह ठंडा ठंडा लगेगा, राइट। क्यों? क्यों हो रहा होगा? बिकॉज ऑफ एवापोरेशन। क्या हो रहा, देखो, अब एवापोरेशन क्या करेगा? एवापोरेशन में सरफेस के जो पार्टिकल्स थे उनको निकलना है। अब बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कुछ ना कुछ हीट की जरूरत पड़ेगी। अब वो क्या करेंगे? जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, यानी सराउंडिंग के जो पार्टिकल्स होंगे, वहां से हीट लेके सरफेस के पार्टिकल्स निकल जाएंगे। तो इस वजह से जिस पॉइंट पे एवापोरेशन हो रहा होगा वहां पे हमें कूलिंग महसूस हो रहा होगा। जैसे कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड अब्सॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स। क्या करेंगे? हीट सराउंडिंग से ले लेंगे ओवर टू ओवरकम इंटर पार्टिकुलर फोर्स, राइट, वही कर रहे हैं, राइट। लिक्विड से सॉलिड में, गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हीट चाहिए। कौन सी? लेटेंट हीट। क्या करने के लिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। वो कहां से लेंगे? अब हम लोग तो बाहर से नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे? वो लेंगे सराउंडिंग के एरिया से, यानी सराउंडिंग सरफेस से। तो लेके क्या करेंगे? वो निकल निकल जाएंगे। थर्स सराउंडिंग लूजेस हीट एंड बिकम्स कूल। तो उस पॉइंट पे हमें कूल महसूस होगा, राइट। जैसे अगर इधर से पसीना जा रहा होगा तो ये मुझे ठंडी सी जगह लग रही हो, ठीक है, ऐसे। जैसे कि स्वेटिंग, स्वेटिंग कॉजेस कूलिंग बिकॉज द स्वेट एवापोरेट्स टेकिंग हीट फ्रॉम योर स्किन। हमारी स्किन से जो है हीट लेके हमारा जो स्वेट था यानी पसीना था वो बाहर निकल रहा था, ठीक है। वो क्या है हमारा? वो किसकी वजह से? इवापोरेशन की वजह से हो रहा था, और इवापोरेशन की वजह से हमें ठंडा महसूस हो रहा था, राइट। ओके, अर्थ पॉट, जैसे कि पुराने टाइम पे क्या होता था, अभी भी करते हैं बहुत सारे। पहले फ्रिज नहीं था, रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह नहीं था, तो क्या करते थे? एक घड़े में, पॉट में पानी भर के रखते थे, वो अपने आप ठंडा होता था। कैसे? वो क्या होता था? वो जो घड़ा होता था वो मिट्टी का होता था। अब मिट्टी का घड़ा जब बनाते हैं उसमें छोटे 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 टाइनी होल्स होते हैं, तो वहां से जो है वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता होगा। जब निकलेगा तो क्या करेगा? ऑब्वियसली वाटर वेपर क्या करेंगे? वहां सराउंडिंग वालों से हीट लेके निकलेंगे। तो मतलब किसकी हीट? पानी की हीट, या आप तो उस घड़े की हीट लेके निकलेंगे बाहर। तो क्या होगा? उसके अंदर का जो पानी होगा वो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, यानी कूल हो जाएगा। तो वाटर इन एन अर्थन पॉट कूल्स बिकम बिकॉज इट स्लोली कम्स आउट थ्रू द स्मॉल होल्स एंड evaporates. This evaporation takes away the heat from the pot, so the water becomes cool. पॉट से हीट निकलेगी या तो पानी से भी हीट थोड़ी जो भी होगी वो निकल जाएगी, इस वजह से हमें पानी जो है ठंडा दिखाई देगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। What type of cloth should we wear in summer? किस टाइप के क्लोथ्स? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोगों ने आपके मम्मी पापा को कहते हुए सुना होगा कि समर है, कॉटन के क्लोथ्स पहन ले। कॉटन के क्यों? क्योंकि कॉटन के क्लोथ्स जो है उसमें भी छोटे 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 होल्स होंगे, जहां से इवेपोरेशन हो रहा होगा तो अंदर हमें ठंडा महसूस हो रहा होगा। तो क्या होगा? कॉटन क्लोथ्स हैव वेरी स्मॉल पोर्स थ्रू व्हिच स्वेट कैन स्लोली कम आउटसाइड एंड evaporate. When sweat evaporates, it absorbs the heat from the body obviously and the surrounding causes cooling effect. इस वजह से हमें ठंडा फील होगा, उतनी गर्मी नहीं होगी समर में जब हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे तब, ठीक है। ओके, डॉक्टर्स ऑलवेज एडवाइज टू पुट स्ट्रिप्स ऑफ वेट क्लॉथ्स ऑन द फोरहेड ऑफ ए पर्सन हैविंग हाई फीवर। व्हाट इज द रीजन? देखो, मान लो मेरा बदन बहुत जल रहा था, तो मम्मी ने क्या किया? पट्टी लिया, पानी में भिगाई और रख दिया मेरे सर पे। क्या हुआ? हुआ यूं कि जो सर पे पार्टिकल्स थे, पानी पड़ा, राइट,
पार्टिकल जो थे वो निकलना चाह रहे थे, एवापोरेट करना चाह रहे थे, तो उनके पास हीट जो थी हमारे इसकी कहाँ की, हमारे बदन की जो हीट थी वो लेके वो बाहर निकलेंगे, उस वजह से हमारा जो बदन का टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा। तो व्हेन वी प्लेस द वेट क्लॉथ स्ट्रिप्स ऑन द पर्सनस फोरहेड, फोरहेड पे रखेंगे, हु हैज हाई फीवर, द वाटर गेट्स एवापोरेटेड बाय टेकिंग द हीट फ्रॉम हिज ओन बॉडी, दिस विल लोअर हिज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमारा कम हो जाएगा क्योंकि एवापोरेशन वहां पे हो रहा होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। Why does our palm feel cold when we put acetone, petrol और परफ्यूम? मैंने समझाया राइट, जैसे पेट्रोल या परफ्यूम एसीटोन डालेंगे, वो एक वॉलेटाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल मतलब बहुत जल्दी वो क्या करेगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो उस वजह से क्या होगा, इवापोरेट बहुत जल्दी हो जाएगा। उस वजह से क्या होगा, जैसे डालेंगे उस पॉइंट पे जो हीट होगी वो लेके इवापोरेट होगा, यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उस वजह से राइट, जैसे ही लगाएंगे हमें खुशबू आती है, क्या होता है, लिक्विड लगाया हम लोगों ने, हमें खुशबू आई, खुशबू कैसे आ सकती है, खुशबू आ सकती है गैस मॉलिक्यूल से यानी एयर से, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गई, उस वजह से उस पॉइंट पे हमें ठंडा फील होता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल, एसीटोन या अगर हम लोग परफ्यूम डालेंगे तब सम लिक्विड्स गेट्स क्विकली वेपराइज्ड एंड दे आर कॉल्ड volatile liquids. Acetone, petrol and perfume are also volatile, therefore they get heated from our palm and causes cooling. Simple. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than cup? Obviously हम लोगों ने यही पढ़ रखा है राइट, जैसे एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा, तो जल्दी ठंडी होगी, उस वजह से सॉसर में पीना इजी होगा कंपेयर टू कप। तो सॉसर हैज अ बिगर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू कप, सिंस evaporation is surface phenomena, by using a saucer instead of cup we are increasing the surface area for evaporation। तो मतलब ज्यादा evaporation होने की वजह से more evaporation of particle allows faster cooling, जल्दी कूल होगी, उस वजह से हम लोगों को सॉसर में चाय पीना या दूध पीना इजी होगा कंपेयर टू कप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस देखते हैं बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। अच्छा, एवापोरेशन क्या था, एक ऐसा फेनोमेना जहां पे लिक्विड से गैस हो रहा था एट एनी टेम्परेचर, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, कौन से भी टेम्परेचर, बट बॉइलिंग कब हो रही थी, एट बॉइलिंग पॉइंट, एक टेम्परेचर था जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कह रहे थे, तब हो रही थी हमारी बॉइलिंग। नेक्स्ट, इट कॉजेस कूलिंग, एवापोरेशन की वजह से कूलिंग हो जाए, बट बॉइलिंग की वजह से कभी आप लोगों ने सुना है कि कूलिंग होगी, नहीं, इट डज नॉट कॉजेस कूलिंग, हमेशा गर्म। ठीक है, ओके। इट इज अ सरफेस फिनोमिना, कौन सा, एवापोरेशन सिर्फ सरफेस वालों को होता है, बट बॉइलिंग जो है हर पार्टिकल, एवरी सिंगल पार्टिकल ऑफ दिस मैटर, ठीक है, इट इज अ बल्क फिनोमिना, हर पार्टिकल को होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि मैटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, मैटर किस चीज से बना है, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, 3 अलग अलग होते हैं, तो कैसे स्टेट चेंज होगा, कैसे उसका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट में कैसा चेंज आएगा, प्रेशर चेंज करने से कैसा होगा, बॉइलिंग किसको कहते हैं, मेल्टिंग किसको कहते हैं, सब्लिमेशन क्या है, बहुत 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 सारी चीजें पढ़ी हम लोगों ने। ठीक है, तो इसी चीजों के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को करना है कि अच्छे से लेक्चर को देखना है, नोट्स के लिए आप लोगों को जाना है इजी नोट्स ऐप में, वहां पे आप लोग डाउनलोड कर लोगे, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाएंगे इजी नोट्स ऐप डाउनलोड करेंगे फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वहां से आप लोग इजी नोट्स ऐप में जाएंगे तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएगी, वहां से आप लोग प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हो, अपनी अच्छी से नोट्स बना के फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।